नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित और करण गुलेरिया ये दोनों ही मनाली में स्वाति और अनिका के लिए केक लेने के लिए गए हुए थे। इसीलिए पिछली रात से वो दोनों अपने अपने घर नहीं पहुंचे थे। अब यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ये दोनों अब अपने रोहित यहाँ पर अपने हाथ से अनिका को केक खिलाने वाला था, तो वहीं अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी स्वाति को उसकी प्लेट में केक डालकर दे देता है। और ये सब देखकर अब यहाँ पर बाकी की औरतें जो कि रोहित और करण का ये प्यार अपने अपने पार्टनर के लिए देख रही थी, तो वो भी अब अपने अपने पार्टनर से ये उम्मीद करती हैं और वो शिकायत भरी नजरों से उन्हें देखते हुए वहां से चली जाती हैं। तो वहीं ये सब देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं ये मिल्क केक नहीं बल्कि ये तो एक बम हो गया। अब न जाने कितने ही रिश्तों में बहुत सारे ब्लास्ट होंगे। यहाँ पर अब गुलेरिया हाउस में सभी हंसी मजाक कर ही रहे थे क्योंकि महेंद्र ने बात ही ऐसी कह दी थी। अब यहाँ पर कुछ तो जैसे राजलक्ष्मी, श्रेया ये सब तो रूठ कर वहां से जा भी चुकी थी, लेकिन अभी बाकी के सदस्य अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। वो लोग अभी अपना हंसी मजाक कर ही रहे थे। तभी अब सभी के कानों में अब पीछे से एक आवाज आती है, मम्मा मम्मा। अब ये आवाज सुनते ही तो अब करण गुलेरिया पहचान जाते हैं कि बच्चे मारवा हाउस से वापस आ गए हैं, इसलिए ये आवाज रिया की थी। और ये कहते हुए ही अब करण कहते हैं मेरी लिटिल एंजल आ गई है। और वो जल्दी से अब अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो अपनी जगह से उठकर अब एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगते हैं। तो वहीं रोहित जो कि अभी अनिका को मिल्क केक अपने हाथ से खिलाने ही वाला था, उसने अभी अनिका के मुंह में एक बाइट डाली भी नहीं थी कि यहाँ पर रिया की आवाज सुनकर अब रोहित जल्दी से ये भूल जाता है कि वो अनिका को अभी मिल्क केक खिलाने वाला था। तभी वो अपनी स्पून को वहीं छोड़कर अब अपनी जगह से खड़ा होकर रोहित भी अब एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। रोहित यहाँ पर रिया के पास चला गया था, तो इधर अनिका जो कि अभी भी अपना मुंह खोले हुए थी, वो बस रोहित के निवाले का वेट कर रही थी। लेकिन रोहित की इस हरकत पर तो एक पल के लिए अनिका को बहुत ही हैरानी होती है कि आखिर रोहित उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब बात उसकी प्रिंसेस की हो तो वो अनिका के साथ क्या किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये सोचते हुए अनिका अपने सिर पर अब अपना एक हाथ मारती है और कहती है, सच में ओ गॉड, इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इन्हें अपनी प्रिंसेस दिखी नहीं कि ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये कहते हुए ही अनिका अब प्लेट से अब एक पीस मिल्क केक का उठाकर अब खुद ही खाने लगती है। तो वहीं इधर कुछ ही देर में अब सामने से सभी बच्चे अब्दुल के साथ दौड़कर गुलेरिया हाउस के अंदर आ रहे थे। यहाँ रिया जैसे अंदर आती है तो वहां पर उसके नानू और उसके डैड दोनों ही सामने खड़े हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर अब रिया कहती है, आप दोनों साथ में आ जाइए ना, मैं आप दोनों को ही एक साथ हक कर लूंगी। वो क्या है ना, नानू और डैड, क्योंकि देखो आप दोनों ही मेरे फेवरेट पर्सन हो और अगर मैंने किसी एक को पहले हक किया तो शायद आप दोनों में से किसी को भी बुरा लग सकता है। इसलिए आप दोनों एक साथ आ जाओ, मैं दोनों को ही एक साथ हक कर लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप दोनों में से किसी को भी हर्ट करूँ। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं और अब वो दोनों ही एक साथ अब अपने कदमों को रिया की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ रिया ने जैसे ही रोहित के हाथ में देखा तो अब कहती है, वाओ मिल्क केक। ये सुनते ही तो अब रोहित अपने हाथ को रिया के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। तो अब रिया एक बाइट खाकर अब कहती है, वाओ डैड वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये और भी है क्या डैड? वो क्या है ना कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी बहुत सारा खाऊं। रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है,
हाँ हाँ है ना बेटा, आप अंदर तो आओ, आप अंदर जाओ और शारदा आंटी से मांग लो, वहाँ पर बहुत ढेर सारा रखा हुआ है। अब रोहित की ये बात सुनते ही रिया, जो कि अभी अपने नानू और अपने डैड को हक करने ही वाली थी, वो अब उन दोनों को हग ना करके वो अब मिल्क केक के लिए जल्दी से अंदर की तरफ भाग कर जाने लगती है। तो इधर रिया को इस तरह से उन दोनों को बिना हक किए जाता हुआ देखकर तो करण गुलेरिया और रोहित मारवा दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं अब कवीना आलिशा ने भी जब प्रिंसेस लतिका को सामने से देखा तो वो कहता है, लतिका लतिका मेरी बच्ची, मम्मा के पास आओ। इधर लतिका ने जैसे ही ये सुना अपनी मोम की आवाज़, तो लतिका भी दौड़कर अब आलिशा के पास जाती है। जैसे ही लतिका भी यहाँ पर आलिशा की तरफ बढ़ती है तो वो देखती है कि उसकी रानी माँ तो यहाँ पर व्हील चेयर पर है। लतिका ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एक पल के लिए लतिका घबरा जाती है कि आखिर उनकी रानी माँ को क्या हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उनकी रानी माँ की ये हालत किसने की है। आलिशा को अब ऐसे व्हील चेयर पर देखकर तो अब यहाँ पर लतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अब वो हैरानी से अपनी रानी माँ से कहती है, आपको क्या हुआ है? आपको कहीं चोट लगी है क्या? इधर अब वो लतिका अब उन्हें चारों तरफ से देखने लग जाती है और कहती है, रानी माँ आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? आप इस तरह से व्हील चेयर पर क्यों बैठी हुई हैं? देखिए रानी माँ, अगर आपको कुछ हुआ है तो प्लीज आप मुझे बताइए। लतिका की इस बात पर अब कवीना आलिशा कहती है, नहीं नहीं बेटा, आपकी रानी माँ तो अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आलिशा की ये बात सुनते ही अब आलिशा यहाँ पर लतिका अब उसे फिर भी हैरानी से देखे जा रही थी। तो इधर लतिका को इस तरह से हैरानी में देखकर अब आलिशा अपने दोनों ही हाथों को उठाकर हवा में फैला देती है। तो वहीं लतिका भी अब अपनी रानी माँ के को इस तरह से हाथ करता हुआ देखकर अब वो भी दौड़कर अपनी रानी माँ को एक जोर का हक कर लेती है। और इसके बाद वो कहती है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रानी माँ कि आप इस तरह से व्हील चेयर पर हैं। देखिए आपको कितना पेन हो रहा होगा ना रानी माँ, आप बताइए ना आपको हुआ क्या है। इधर लतिका के ये सवाल सुनकर हालांकि कवीना आलिशा भी जानती थी कि जब वो उसे व्हील चेयर पर देखेगी तो उसके मन में ना जाने कितने सारे सवाल आएंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर लतिका को ये सारी बातें बताना नहीं चाहती थी। वो बस अब लतिका को यही कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही। बाकी देखो ना, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। और वैसे भी आप कैसी हैं? और आपने रिया के साथ अपना टाइम स्पेंड कैसा किया? अब यहाँ पर कवीना आलिशा की ये बात सुनकर अब लतिका कहती है, देखिए ना रानी माँ, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? लतिका की इस बात को सुनकर अब कवीना आलिशा कहती है, नहीं बेटा, पहले हो रहा था, लेकिन अब हम पूरी तरह से ठीक हैं। और जो थोड़ा बहुत कमी थी तो आपको देखकर अब तो हम पूरा और भी ठीक हो गए हैं। अब यहाँ पर लतिका कहती है, ओके रानी माँ, वो हमें भी वो मिठाई खानी है जो अभी भी रिया ने खाई है। अब लतिका की ये बात सुनते ही अब कवीना आलिशा कहती है, हाँ तो ठीक है ना, खा लो। और अब वो यहाँ पर कवीना आलिशा अब शारदा की तरफ देखती है और कहती है, शारदा आंटी, आप बच्चों के लिए भी स्वीट ले आइए, क्योंकि देखिए अब बच्चे अभी आए हैं, इन्हें भी वो मिठाई खानी है। आलिशा की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, जी रानी साहिबा। और ये कहते हुए ही शारदा अब किचन की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया, जो कि कुछ सोच रहा था, राजीव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में है कि तभी अब उसके फोन पर अब एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। इस नोटिफिकेशन की आवाज को सुनकर तो अब जैसे ही राजीव अब अपने फोन को देखता है तो वो अपने फोन से अब एक मैसेज यहाँ पर करण गुलेरिया को और दूसरा धनंजय पीरामल के साथ महेंद्र पीरामल को भी एक मैसेज करता है कि जिसमें वो लिखता है, वी नीड टू टॉक, हमें अभी आप कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में। और इसे सेंड करने के बाद अब राजीव एक गिलास पानी पीकर अब वहां से अपने कमरे की तरफ उठकर जाने लगता है, क्योंकि राजीव गुलेरिया नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर किसी के भी सामने उस टॉपिक पर बात करे।
तो यहाँ पर ये तीनों धनंजय, करण और महेंद्र, ये तीनों भी जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे। अब उनके फोन पर भी एक एक करके तीनों के फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे ही उन सभी ने अब अपने फोन के वे मैसेज को चेक किया तो वो अब उस मैसेज को पढ़ते हैं। और क्योंकि अब वो राजीव को यहाँ से अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देख रहे थे तो वो तीनों अब समझ जाते हैं कि उन्हें राजीव में जाकर ही बात करनी है। इसलिए अब वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर अब ये तीनों भी बहाना बनाकर सबसे पहले अब करण गुलेरिया वहां से उठकर चला जाता है। करण के जाने के बाद अब महेंद्र पीरामल भी मौका देखकर वहां से निकल जाता है। और फिर धनंजय पीरामल भी, ये सभी अब एक एक करके राजीव गुलेरिया के कमरे की तरफ ही जाने लगते हैं। तो एक तरफ जहां ये तीनों राजीव के कमरे में बात करने के लिए चले गए थे तो वहीं इधर यहाँ पर अभी सभी बच्चे काफी खुश थे। वो सभी को ही अभी यहाँ पर वो मिल्क केक मिल गया था। वो सब उसे खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर अब अनिका के फोन पर बेबी यहाँ पर मिस्टर वालिया का कॉल आने लगा था। क्योंकि पिछली दिन यहाँ पर रोहित ने साफ साफ मिस्टर वालिया को कहा था कि अनिका खुद आकर अपनी ड्रेस को वहाँ पर देखेगी और उसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग तैयार करवा लेगी। इसलिए रोहित के कहे अनुसार अब मिस्टर वालिया अनिका को कॉल करने लगे थे। मिस्टर वालिया के नंबर को देखकर तो अब अनिका को कल की सारी ही बातें याद आ जाती है कि अब उसे क्या करना है, कैसे रोहित कल उस गाउन के लिए उससे अपसेट हो गया था। और वो अब अपने कॉल को अटेंड करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर वालिया। अनिका की इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज आती है, हाँ हेलो मैडम, वो क्या है ना कि मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ क्योंकि कल सर ने बोला था कि आज आप यहाँ पर आने वाली हैं ताकि आप अपनी ड्रेसेस के डिजाइन्स और उनके साइज वगैरह सब कुछ चेक कर लें। सर ने साफ साफ कहा था कि मैं आपके आने का इंतजार करूं, उसके बाद ही मैं उन्हें आगे शुरू कर सकता हूं। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप कब तक यहाँ पर आ सकती हैं। वो क्या है ना कि मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है, बिना आपके अप्रूवल के मैं उन्हें तैयार नहीं कर सकता। और सर ने बोला है कि मुझे जल्द से जल्द इन ड्रेसेस को भी तैयार करना है। तो देखिए मैडम, मेरे पास समय बहुत ही कम है। इधर मिस्टर वालिया की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, ओके मैडम, वी आर वेटिंग फॉर यू। मिस्टर वालिया की ये बात सुनते ही अब अनिका अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो इधर अब यहाँ पर अनिका के मन में ढेर सारी बातें चलने लगी थी। अनिका अब ये सोचती है क्या उसे सच में वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर मारवा के डिजाइन तो पहले से ही कितने अच्छे होते हैं। आज तक तो ना ही मुझे उनकी द्वारा दी गई किसी भी ड्रेस में साइज में इशू हुआ है और ना ही किसी कलर में, ना ही किसी डिजाइन में। तो अब भला मैं वहां पर जाकर क्या ही करूं। लेकिन क्योंकि मिस्टर मारवा ने कहा है इसलिए शायद मुझे अब जाना ही पड़ेगा। अब अनिका यहाँ पर यही सब सोचने लगती है। तो वहीं इधर रिया अब स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा से कहती है, नानी माँ, आपको पता है नानू कहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा प्रीति हूँ। क्या आपको इस बात के बारे में पता है? तो अब आप देखिए, अब आप तो हमारे साथ ही हैं, तो अब आप मुझे बताइए ना कि आपको क्या लगता है। वैसे नानू तो मुझे आपसे भी ज्यादा सुंदर कहते हैं। क्या सच में ऐसा है नानी माँ? अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब रिया की तरफ देखती है और कुछ देर के लिए तो वो शांत रहती है। इधर रिया भी बस सवालिया नजरों से अपनी नानी माँ की तरफ ही देख रही थी। अब अचानक से स्वाति मल्होत्रा अब रिया की नाक खींचते हुए कहती है, आपके नानू बिल्कुल सही कहते हैं रिया, आप सच में मुझसे बहुत ही सुंदर हैं। इसलिए अब चलो ये स्वीट जल्दी से खाओ, अदरवाइज इसे मैं खा जाऊंगी, क्योंकि देखो रिया, ये मेरी फेवरेट स्वीट है। इधर अपनी नानी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नहीं नानी माँ, ये तो मेरी भी फेवरेट मिठाई है, इसे ऐसे तो मैं अब आपको नहीं देने वाली हूँ। देखो, अगर आपको और चाहिए है तो आप शारदा आंटी से और ले सकती हैं, मैं तो नहीं देने वाली। और ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका की तरफ देखने लगती है। तो भी यहाँ पर अब अनिका कहती है, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में इसे बहुत ही खाया है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब हंसने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब अनिका एक पीस उठाकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर को अपने हाथों से खिलाती है।
तो वही अब अलेक्जेंडर कहता है, मॉम आपको फ्लावर्स पसंद आए थे, क्योंकि आपने उनके बारे में तो बताया ही नहीं जो कल हमने आपके कमरे में यूज किए हुए थे। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मुझे उस रूम में सब कुछ बहुत ही पसंद आया था, अलोंग विद द फ्लावर्स। इधर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, मम्मा डैड क्यों नहीं हमारे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो आप दोनों के लिए ही इतना हार्ड वर्क किया था ना। चलो आपने तो हमें कर दिया, लेकिन देखिए ना, डैड ने तो अभी तक उसके बारे में हमसे कोई बात ही नहीं की है, उन्होंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका एक पल के लिए तो सोचती है कि क्या उसे बच्चों को सच सच बता देना चाहिए या नहीं, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने अभी ये कहा कि आपके डैड ने उस डेकोरेशन को देखा ही नहीं है तो बच्चों को पता नहीं क्या लगेगा। इसलिए अब अनिका सोचती है कि उसे सच सच बच्चों को बता देना चाहिए। और ये सोचते सोचते हुए ही अब अनिका कहती है, वो क्या है ना रिया, कि आपके डैड आपके लिए मिठाई लेने के लिए मनाली गए हुए थे ना, तो वो थक गए हैं, इसलिए उन्होंने अब तक आप सबको अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन वो जल्द ही आपको कर देंगे। इधर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही रिया कहती है, ओह तो ये बात है मम्मा। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ बेटा अब चलो ये सब खाओ। यहाँ रोहित अब अपने फोन पर अब चिराग से बात कर रहा था, और अब वो चिराग से बात करते हुए ही चिराग से कहता है, चिराग एक काम करो, तुम उन्हें रोक कर रखो, मैं बस अभी आता हूँ। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, और वो यहाँ पर अब सभी के पास आकर अब रोहित कहता है, वो क्या है ना कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है इस वक्त, इसलिए इस वक्त मुझे यहाँ से जाना होगा, आप सभी यहाँ पर तब तक एंजॉय करो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप आराम कर लीजिए ना, क्योंकि देखिए ना पिछले दिन से ही आपने आराम नहीं किया है, कल का पूरा दिन भी बीत गया और पूरी रात भी, इसलिए अब तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, अगर इस तरह से भाग दौड़ करते रहोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अभी नहीं अनिका, वो क्या है ना कि अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैं बस बाद में आकर मैं आराम कर लूंगा, डोंट वरी, मैं जल्दी ही आऊंगा। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को एक फोरहेड किस करता है, तो इधर सारे ही बच्चे अब अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लेते हैं, क्योंकि जब रोहित अनिका के फोरहेड की तरफ बढ़ रहा था तभी बच्चे समझ जाते हैं कि वो अब उसकी मम्मा को किस कर रहा है, तो वो पहले से ही जानबूझकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। तो वहीं स्वाति और रेवती अपनी आंखों को इधर उधर करने लगती हैं। तो यहाँ अब अनिका ये सब होता हुआ देखकर अब अनिका कहती हैं, मिस्टर मारवा आप ये क्या कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ पर सब ही हैं, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अब यहाँ पर सबके सामने ये गलत बात है मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, कुछ नहीं, कुछ ऑकवर्ड नहीं है अनिका, सब ठीक है, क्योंकि देखिए किसी ने नहीं देखा, सब पहले से ही समझ गए थे। और इसके बाद अब रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी, और अब रोहित सबको ही बाय बोलकर अब वहां से अपने हेड ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं अब कविना लिशा कहती है, अनिका वैसे क्या तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ भैया ने हम दोनों का भी एक रूम बनवाया हुआ है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? आलिशा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ आलिशा मुझे तो पता ही है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर मेरा और मिस्टर मारवा का एक अलग से रूम है, तो मैं बस शादी के बाद से तो उसी में ही रह रही हूँ, उसके बाद तो पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है। अब यहाँ पर अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, तो क्यों ना आज देख लें, चलें देखने के लिए, क्योंकि मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि आखिर गुलेरिया परिवार में मेरे लिए कैसा रूम डेकोरेट किया गया है। आलिशा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि मैं ज्यादा देर तक आलिशा यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगी, वो क्या है ना कि मुझे कहीं जाना है। अनिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा भी कहती है, ठीक है अनिका, थोड़ी देर के लिए ही सही, हम देखने तो चल ही सकते हैं ना। अब यहाँ पर शारदा कहती है,
हाँ हाँ मैडम, आइए ना, मैं आप दोनों का कमरा दिखा देती हूँ, क्योंकि हाल ही में सिद्धार्थ ने आप दोनों के लिए ये रूम तैयार करवाया है। जब उसे आपके बारे में पता चला कि उसकी एक बहन और है, तब उसने यहाँ पर आप दोनों के लिए अलग अलग कमरा तैयार कराया है। मैं आपको लेकर चलती हूँ। शारदा की ये बात सुनते ही अब कवि नालिशा कहती है ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों अभी एलिवेटर की तरफ जाने लगती हैं। तो वहीं यहाँ पर अब प्रिया अलेक्जेंडर को बेकाक मारती है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है चलो चलो ना, रूम में चलते हैं। और ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब आर्यन का हाथ दबा देता है। तो वहीं रिया भी और अब प्रिंसेस लतिका को एक आंख मारती है। ये मानो बच्चे इशारों में कुछ कहना चाहते थे। शायद वो बड़ों से कुछ छिपा रहे थे या वो कुछ और भी अलग करना चाहते थे। तो यहीं अब तक जैसे ही अलेक्जेंडर ने आर्यन का हाथ दबाया तो आर्यन भी समझ जाता है, और इधर लतिका भी रिया की बात को समझ जाते हैं। और अब ये चारों ही बच्चे अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के रूम में अब तक एक एक करके सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो भी यहाँ पर धनंजय पीरामल अब राजीव गुलेरिया से कहते हैं क्या हुआ है राजीव, तुम क्या बात करना चाहते हो, क्या कुछ हुआ है क्या। इस बात पर अब राजीव अपने फोन से एक फोटो निकालकर अब उसे धनंजय पीरामल को दिखाते हुए कहता है ये आयशा का एडमिशन फॉर्म है। इसके पापा का नाम तो यहाँ पर यशपाल अग्रवाल है, क्योंकि देखो मैंने ये डॉक्यूमेंट कॉलेज से अपने किसी फ्रेंड को बोलकर निकलवाया है, उसमें उसके पापा का नाम अब तुम खुद ही देख लो। राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते भी हो यशपाल अग्रवाल कौन है। अब करण की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं तुम इतना क्यों शौक हो गए हो, कौन है ये यशपाल, मुझे भी बताओ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं अरे वो सालों पहले हार्ट ऑफ ओशियन का ऑक्शन हुआ था, जिसे इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। अब ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि तुम कहीं उस हीरे की जोड़ी की तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही पीस था। अरे वो हीरे का व्यापारी थे मिस्टर यशपाल अग्रवाल, तो क्या तुम उसी यशपाल अग्रवाल की बात कर रहे हो। महेंद्र की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ मैं वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वही यशपाल अग्रवाल। अब यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये पहेली तो अरे सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गई है। हम लोगों ने सोचा था कि आयशा के एडमिशन फॉर्म से हम उसके पापा तक पहुंच सकते हैं कि आखिर उसके पापा कौन है, कहीं किंग ही तो उसके पापा नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हमारी पहेली सुलझने की बजाय अब वो तो और भी उलझ गई है। अब देखो अब ये यशपाल अग्रवाल की भी कुंडली हमें निकालनी पड़ेगी। यार जितना मुझे पता है आयशा एक स्कॉलर स्टूडेंट थी जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। अगर उसके पापा इतने अमीर हैं तो फिर वो ऐसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों थी। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं यार मन में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, न जाने कैसी। बात तो तुम्हारी भी सही है, जब उसके पापा इतने अमीर थे तो आयशा स्कॉलरशिप से ही हमारे उस कॉलेज में कैसे आई। अगर मिस्टर अग्रवाल ही आयशा के पापा हैं तो फिर उन्होंने आयशा की हेल्प क्यों नहीं की, और आयशा इस तरह से अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर क्यों थी। क्योंकि ये भी तो देखो ना, आयशा को पैसों की तंगी थी, तभी तो वो स्कॉलरशिप से ही कॉलेज में आई होगी, क्योंकि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी। और वैसे भी वो कैसे पिता थे कि उसने हंसराज मारवा से शादी की, उसकी कोई ना कोई तो मजबूरी जरूर ही रही होगी ना, जो वो हंसराज मारवा से शादी करने के लिए मजबूर हुई। लेकिन देखो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आयशा ने उस हंसराज से शादी ही क्यों की, क्या मजबूरी हो सकती है उसकी। अरे आयशा खुद इतनी काबिल थी, इतनी खूबसूरत थी, तो उसे ऐसे इंसान से शादी करने की क्या ही जरूरत थी, जिसने उसको मारने के लिए भी न जाने क्या कुछ किया था।
अब उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहता है कि वो उसने अपनी माँ की वजह से हंसराज से शादी की थी। करण ने जैसे ही ये कहा तो ये सुनते ही अब सभी करण गुलेरिया की तरफ देखने लगते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया अब राजीव गुलेरिया के रूम की विंडो की तरफ जाने लगता है और अब वो वहां से सामने देखते हुए कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, आयशा ने अपनी माँ को ठीक कराने के लिए हंसराज से शादी की थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो हंसराज से शादी नहीं करती तो उसकी माँ को ऑपरेशन नहीं हो पाता। और ये बात मुझे तब पता चली थी जब हम सभी डिज्नीलैंड पर घूमने के लिए गए थे, और उस समय मैंने अपने आदमी से कहा था कि वो आयशा के पुराने घर पर नजर रखे। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया उस दिन के ख्यालों में चले जाते हैं जब वो डिज्नीलैंड के उस होटल के रूम में ठहरे हुए थे और उन्होंने अपने आदमी से फोन पर बात भी की थी। वो बस अब उसके जवाब का ही वेट कर रहे थे कि तभी अब उनके रूम की डोरबेल बजने की आवाज आती है। जैसे ही यहाँ पर उसके रूम की डोरबेल की आवाज आई तो करण गुलेरिया जल्दी से दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोल देते हैं। तो यहाँ पर सामने जो शख्स था उसे देखकर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम यहाँ इस वक्त। अब करण की इस बात पर अब करण को सामने से उस आदमी की आवाज आती है, अंदर चलकर बात करते हैं। अब उस शख्स की इस बात पर अब करण गुलेरिया ने कहा, हाँ आओ अंदर आओ। ये सुनते ही अब वो शख्स करण गुलेरिया के रूम के अंदर आ जाता है और वो अंदर आते हुए ही कहती है, दरवाजे को बंद कर दीजिए। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया रूम के दरवाजे को बंद करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है आयशा? क्योंकि यहाँ पर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद आयशा मारवा करण के कमरे में आई थी जब खुद धनंजय पीरामल वहां पर नहीं थे। इसलिए करण कहते हैं, क्या हुआ है आयशा तुम्हें? तुम इस वक्त यहाँ पर? करण की इस बात पर अब आयशा कहती है, वो क्या है ना कि मेरे घर पर तुमने अपने आदमी को क्यों भेजा है करण? देखो करण, मुझे सब पता चल गया है। तुमने ही अपने आदमी को मेरे पुराने घर में भेजा है ना? अब आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा आयशा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अपनी शादी की रात तुम वहां से भागने वाली थी ना, तो फिर भागी क्यों नहीं थी? क्योंकि देखो आयशा, इतने सालों से मैंने तुमसे ये सब सवाल नहीं पूछा, लेकिन क्योंकि अब मेरा दोस्त धनंजय फिर से हमारी लाइफ में आ गया है तो अब मैं तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो। मैं तुम्हारा वहां पर वेट करता रह गया था, लेकिन तुम उस समय आई क्यों नहीं? अरे तुमने खुद ही तो कॉल करके मुझे बोला था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊं, फिर तुमने ये सब क्यों किया? करण की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती हूँ करण, क्योंकि अब इन सब बातों का कोई लॉजिक ही नहीं है। आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देखो आयशा, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो क्या मुझे उस सच का पता नहीं चलेगा? ठीक आयशा, अगर तुम मुझे सच बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस सच का पता अपने आप ही लगा लूंगा। यहाँ पर करण की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, तुम्हें जो करना है करण वो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैंने क्यों, कैसे, क्या और कब किया। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है आयशा, तो अब तुम धनंजय को ही सारा सच बताओगी, क्योंकि देखो मुझे अब तक जो कुछ भी पता था वो सब कुछ मैं अब धनंजय को बता दूंगा कि तुम उस शादी से भागना चाहती थी, क्योंकि आज तक तो मैंने धनंजय को ये सब बताया ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, तुम मेरे पास आई ही नहीं उस दिन, क्योंकि जब तुम खुद ही भागना चाहती थी वो सारी ही बातें अब मैं धनंजय को बता दूंगा और फिर धनंजय तुमसे सारे ही सवाल जवाब करेंगे। तो फिर ठीक है आयशा, फिर तो तुम्हें धनंजय को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे मना कर सकती हो लेकिन तुम धनंजय को मना नहीं कर पाओगी। करण की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, नहीं करण, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं मिस्टर गुलेरिया। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें धनंजय और रोहित की कसम है आयशा, देखो अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं आई थी। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है,
वो मेरी कुछ मजबूरी थी करण। अब यहाँ पर आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं उस मजबूरी को जानना चाहता हूँ आयशा, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्यों तुम उस दिन नहीं आई जब तुम उस हंसराज से शादी करना ही नहीं चाहती थी? तो अब करण की ये बात सुनते ही आयशा मारवा करण गुलेरिया को सब कुछ बताने लगती है कि अपनी शादी की रात का सारा सच अब बताती है। वो अब कहती है उस रात बारात आने ही वाली थी तो वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे बेसमेंट में आ जाती है। जो शख्स अब उसके सामने आकर खड़ा था तो उस शख्स को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, आप यहाँ पर कैसे? आयशा की इस बात को सुनकर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो यहाँ पर धर्मराज मारवा ही था। तो अब धर्मराज मारवा अब आयशा से कहते हैं, वो सब बाद में, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम सच में शादी से भागना चाहती हो? अरे तुम ऐसे ही शादी से नहीं भाग सकती हो। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, देखिए मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने किसी और को कमिटमेंट दिया है, इसलिए सॉरी अब मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी आपका बेटा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करता है, इसलिए मैं उससे अब शादी नहीं कर सकती। आयशा की इस बात पर अब वो शख्स कहता है कि वो मुझे सब पता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और तुम किसे प्यार करती हो, मुझे ये सब कुछ भी पता है। और साथ के साथ इतना ही नहीं, तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, मुझे ये सब कुछ भी पता है क्योंकि मेरी आंखों के सामने से कुछ भी छुपा नहीं है। यहाँ पर अब धर्मराज मारवा आयशा को सब कुछ कह देते हैं कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है या जो भी कुछ वो करने वाली है वो उसकी आंखों से छिपा नहीं है, उसकी हर नज़र उसके ऊपर रहती थी। अब ये सुनते ही आयशा हैरानी से उन्हें देखने लगती है कि आखिर इन्हें सब कुछ कैसे पता है। और अब वो हैरानी से देखते हुए ही कहती है, आपको ये सब कैसे पता चला? आयशा की इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ वो तुम्हें वो जब तुम्हें हल्दी सेरेमनी में बार बार वोमिटिंग हो रही थी और मेहंदी की स्मेल से तो तुम बेहोशी हो गई थी, तो तभी ही मुझे तुम पर शक हो गया था और मैंने अपने सबसे ट्रस्टवर्थी डॉक्टर को तुम्हें चेक करने के लिए बुलाया हुआ था। तो जिस डॉक्टर को मैंने बुलाया था उसी ने ही तुम्हें अच्छे से चेक किया था और उसने ही मुझे सब कुछ सच बता दिया था, इसलिए मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, तो फिर भी अरे जब आपको सब कुछ मेरे बारे में पता है कि मैं उस धनंजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी आप मेरी हंसराज से शादी क्यों करवाना चाहते हो? अरे क्यों करना चाहते हो आप ये सब? इवन आपको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि धनंजय भी तो आपका ही बेटा है। इसलिए आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे उस हंसराज से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सच में इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर भी आप ऐसा करिए ना, आप मेरी शादी अपने दूसरे बेटे से क्यों करवा रहे हैं? आप मेरी धनंजय से ही शादी करवा दो। इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये सच किसी के सामने ना आए कि मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता है। मैं इसीलिए ही तुम्हारी शादी अब और भी ज्यादा हंसराज से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अब तो और भी अच्छी बात है ना कि तुम धनंजय के बच्चे की माँ बनने वाली हो। इससे तो मेरे बेटे का अब नाम भी चल जाएगा और वो बाप नहीं बन सकता, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। और वैसे भी मैंने धनंजय के लिए तो यशवंत की बेटी स्वाति मल्होत्रा को पसंद किया हुआ है। आगे चलकर स्वाति धनंजय के बच्चे को जन्म दे देगी और वैसे भी इंद्रजीत पीरामल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि इसके बारे में तो हमारी पहले से ही बात चली हुई है। उसे भी धनंजय के लिए स्वाति पसंद है और मुझे धनंजय की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि धनंजय खुद ही इतना काबिल है कि उसे तो कोई भी अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन हाँ, हंसराज कभी भी बाप नहीं बन सकता है और अगर उसकी किसी और से शादी हुई तो उसे मैं शायद इस तरह से कन्वेंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम मजबूर हो, तुम्हारी मजबूरी सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना पड़ रहा है।
क्योंकि मैं इस तरह से अपने हंसराज की तरफ से तो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ ना। और इसकी वजह है वो राजीव गुलेरिया। सुना है बहुत प्यार है दोनों भाइयों में। इस बात पर अब आयशा कहती है, आप अपने ही बेटों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? अरे जब दोनों ही बेटे आपके हैं तो आप इस तरह से एक बेटे के लिए इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? धनंजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप हम दोनों को इस तरह से जुदा तो नहीं कर सकते। इवन आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आप हंसराज की शादी किसी और से करवा दीजिए ना। इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है आयशा। तुम बस अभी एक बात याद रखो, अगर तुम अभी इस दुल्हन के लिबास में मंडप में नहीं आई ना तो तुम्हारी माँ का जो ऑपरेशन चल रहा है ना, मैं उसे अभी के अभी रुकवा सकता हूँ। भले ही वो ऑपरेशन अभी आधा ही क्यों ना हो, उसके बाद मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से तुम्हारी माँ जिए या मरे। क्योंकि देखो हमारी यही शर्त तय हुई थी ना, क्योंकि तुम शादी के मंडप तक आओगी, तुम हंसराज से शादी करोगी और बदले में तुम्हारी माँ भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और वैसे भी ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने उन पैसों की पूरी पेमेंट नहीं की है और ना ही तुम अभी कर सकती हो। उसकी बाकी की पेमेंट तो मुझे ही करनी है। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है आयशा। अब तुम्हें हंसराज से शादी करनी है या फिर अपनी माँ को मारना है।